मई 1999 में जब पहली बार कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों से गोलियों की आवाज आई, तब देश को लगा कि युद्ध अचानक भड़क उठा है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? या फिर यह कहानी महीनों पहले लिखी जा चुकी थी, उन फाइलों में, उन चेतावनियों में और उन खामोश रातों में जिन्हें किसी ने पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया? कारगिल की ऊंचाइयां हमेशा से कठिन रही हैं। 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, -30 से 40 डिग्री तापमान और ऐसी बर्फबारी कि इंसान का टिके रहना ही चुनौती बन जाए। वर्षों से एक व्यवस्था चली आ रही थी। सर्दियों में कुछ अग्रिम पोस्ट खाली कर दी जाती थीं और गर्मियों में फिर से कब्जा कर ली जाती थीं। ये एक व्यावहारिक सैन्य निर्णय था। ऐसा पहले भी होता आया था और हर बार सब कुछ सामान्य रहा था। लेकिन 1998 की सर्दियों में सीमा के उस पार कुछ बदल रहा था। उसी साल मई में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी अपने परीक्षण कर दिए। दोनों देश आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति बन चुके थे। दुनिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब बड़े युद्ध की संभावना कम होगी, क्योंकि परमाणु हथियारों का डर दोनों पक्षों को संयम में रखेगा। पर क्या यही सोच एक खतरनाक भ्रम थी? 1998 के अंत में पाकिस्तानी सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने एक साहसिक योजना पर काम शुरू किया। लक्ष्य था कारगिल सेक्टर की ऊंची चोटियों पर गुपचुप कब्जा करना। योजना ये थी कि सर्दियों में जब भारतीय पोस्ट खाली होंगी, तब उनके विशेष दस्ते, खासकर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान, उन ऊंचाइयों पर पहुंचकर पक्की पोजीशन बना लेंगे। आधिकारिक रूप से उन्हें मुक्ति सेनानी या घुसपैठिए बताया जाएगा, लेकिन असल में वे नियमित सैनिक होंगे। इन ऊंचाइयों से श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग साफ दिखाई देता है। यही वो सड़क है जो लद्दाख को कश्मीर से जोड़ती है। अगर इस पर लगातार गोलाबारी का खतरा मंडराए, तो सियाचिन और लद्दाख में भारतीय सेना की सप्लाई प्रभावित हो सकती थी। रणनीतिक रूप से ये एक बड़ा दांव था। छोटे पैमाने पर कब्जा, लेकिन बड़ा मनोवैज्ञानिक और सैन्य प्रभाव। इसी बीच भारत में राजनीतिक और सैन्य स्तर पर माहौल जटिल था। 1999 की शुरुआत में लाहौर बस यात्रा हुई। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए। दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीद जगने लगी। क्या इसी माहौल ने खतरे की धार को थोड़ा कम आंका? 1998 के अंतिम महीनों में कुछ संकेत मिलने लगे थे। सीमा पर रेडियो इंटरसेप्ट्स में असामान्य गतिविधि दर्ज हुई। कुछ स्थानीय चरवाहों ने ऊंचाई पर अजनबी लोगों की हलचल देखी। लेकिन कश्मीर में छोटी-मोटी घुसपैठ कोई नई बात नहीं थी। वर्षों से ऐसे अलर्ट आते रहे थे। हर सूचना को बड़े हमले की चेतावनी मान लेना भी व्यावहारिक नहीं था। समस्या शायद ये नहीं थी कि सूचना नहीं थी। समस्या ये थी कि सूचना बिखरी हुई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मिलिट्री इंटेलिजेंस, तीनों के पास अपने अपने इनपुट थे। कुछ रिपोर्टों में संकेत था कि इस बार गतिविधि सामान्य से अधिक है। लेकिन क्या उन रिपोर्टों को एक साथ रखकर देखा गया? क्या किसी ने सोचा कि ये केवल घुसपैठ नहीं, बल्कि संगठित सैन्य कब्जा हो सकता है? कारगिल रिव्यू कमेटी, जो युद्ध के बाद बनी, उसने माना कि इंटेलिजेंस समन्वय में खामियां थीं। सूचनाएं थीं, पर वे निर्णायक चेतावनी में नहीं बदल पाईं। हर एजेंसी अपने हिस्से का चित्र देख रही थी, लेकिन पूरा दृश्य किसी के सामने स्पष्ट नहीं था। दूसरी ओर पाकिस्तानी योजना तेजी से आगे बढ़ रही थी। सर्दियों की कड़ाके की ठंड में उनके दस्ते धीरे धीरे ऊंचाइयों पर चढ़ते गए। उन्होंने बंकर बनाए, सप्लाई लाइनों की व्यवस्था की और खुद को इस तरह स्थापित किया कि जब बर्फ पिघले और भारतीय सेना लौटे, तब तक वे मजबूत स्थिति में हो। क्या भारतीय सेना को इसका अंदाजा नहीं था? कुछ अधिकारियों ने सर्दियों में पोस्ट खाली करने की नीति पर पहले भी चिंता जताई थी। लेकिन वर्षों का अनुभव यही कहता था कि इतनी ऊंचाई पर बड़े पैमाने पर कब्जा कर पाना आसान नहीं है। मौसम ही सबसे बड़ा रक्षक था। यही विश्वास शायद इस बार धोखा दे गया। मई 1999 की शुरुआत में एक भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी ने ऊंचाई पर संदिग्ध गतिविधि देखी। शुरुआत में इसे सामान्य घुसपैठ समझा गया, लेकिन जल्द ही मुठभेड़ हुई और तस्वीर साफ होने लगी। सामने साधारण घुसपैठिए नहीं थे, वे प्रशिक्षित, संगठित और भारी हथियारों से लैस सैनिक थे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई रणनीतिक चोटियां कब्जे में थीं। दुश्मन ऊपर था, भारतीय सेना नीचे। सैन्य सिद्धांत के अनुसार ये सबसे कठिन स्थिति होती है। ऊपर बैठे दुश्मन को हटाने के लिए नीचे से चढ़ाई करते हुए आक्रमण करना, ये साहस और बलिदान दोनों की मांग करता है। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई कार्रवाई की। लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, सीमा पार नहीं की जाएगी। संघर्ष को नियंत्रण रेखा के भीतर ही सीमित रखा जाएगा।
ये सैन्य से अधिक राजनीतिक निर्णय था, ताकि युद्ध व्यापक ना हो। युद्ध के दौरान टाइगर हिल, तोलोलिंग, द्रास और बटालिक जैसे नाम देश की स्मृति में दर्ज हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ऐसे अनेक नाम बलिदान और साहस के प्रतीक बन गए। लेकिन हर विजय के पीछे कठिन चढ़ाई थी, हर चोटी के पीछे कई जानें थीं। जुलाई 1999 तक भारत ने अधिकांश कब्जाई गई चोटियों को वापस ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हुआ। देश ने जीत का जश्न मनाया। लेकिन जश्न के बाद सवाल उठे। क्या ये टाला जा सकता था? क्या शुरुआती चेतावनियों को अधिक गंभीरता से लिया जा सकता था? क्या सर्दियों की नीति में बदलाव पहले होना चाहिए था? क्या एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से तस्वीर साफ हो सकती थी? कारगिल रिव्यू कमेटी ने कई सुधार सुझाए। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन जैसी संस्थाओं की स्थापना बाद में हुई। इंटेलिजेंस तंत्र में सुधार किए गए। ऊंचाइयों पर चौकसी बढ़ाई गई। यानी व्यवस्था ने सीखा, लेकिन कीमत चुकाने के बाद। कभी कभी त्रासदी किसी एक बड़ी गलती से नहीं होती। वो कई छोटे छोटे आकलनों, कई सामान्य समझी गई रिपोर्टों और कई संभावना कम है जैसे विचारों से बनती है। हर निर्णय उस समय तार्किक लगता है, लेकिन इतिहास पीछे मुड़कर देखता है और पैटर्न साफ दिखने लगते हैं। कारगिल की कहानी केवल युद्ध की नहीं है, वो धारणाओं की कहानी है। वो इस विश्वास की कहानी है कि कुछ बड़ा नहीं होगा। वो इस प्रश्न की कहानी है कि क्या हमने परमाणु संतुलन को स्थायी क्रांति समझ लिया था। जब मई 1999 में गोलियां चलीं, तब तक कहानी महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। सर्दियों की खामोशी में, ऊंचाइयों की बर्फ के नीचे और उन फाइलों में जहां चेतावनियां दर्ज थीं। कारगिल हमें ये सिखाता है कि सीमा पर शांति हमेशा स्थायी नहीं होती। कभी कभी वो एक रणनीतिक विराम होता है। और चेतावनियां हमेशा चीखती नहीं है, वे अक्सर धीमी आवाज में आती हैं, जिन्हें सुनने के लिए सतर्कता चाहिए। इतिहास युद्ध की तारीख याद रखता है, लेकिन असली सबक उन दिनों में छिपा होता है जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था। क्योंकि युद्ध अचानक नहीं होता, वो पहले दिमाग में बनता है, फिर नक्शों पर, फिर पहाड़ों पर, और जब तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तब तक वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है।